जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका इजराइल दुश्मन को बड़ा झटका। रियाद में चीन ईरान के साथ सऊदी का बड़ा कदम। कभी था कट्टर दुश्मन, अब टैक्स फ्री व्यापार को तैयार। अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका के खिलाफ हुआ नाटो देश तुर्की। पुतिन के समर्थन में एर्दोगान का बड़ा ऐलान। बाइडेन के फैसले को बताया खतरनाक। इसी के साथ आपको बताएंगे इजराइल के साथ जंग के बीच हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का महत्वपूर्ण संबोधन। जानेंगे संबोधन की बड़ी बातें। साथ ही साथ यूक्रेन को लेकर भी कुछ नई जानकारी सामने आ रही है जो पुतिन को कुछ बड़ा करने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, आज पूरी दुनिया में तनाव और हिंसा का माहौल है। जहां भी नजर डालें वहां युद्ध और संघर्ष की आग जल रही है। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की कोशिशें हैं कि मुस्लिम देशों को आपस में लड़वाया जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल की इन कोशिशों को सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान जैसे देश तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और अपनी पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़कर एक नए रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच की दूरी कम होती जा रही है। मध्य पूर्व की इन दो बड़ी ताकतों के बीच की खाई को कम करने का काम अमेरिका का बड़ा दुश्मन चीन कर रहा है। जहां अभी तक मध्य पूर्व में अमेरिका और रूस अपने पकड़ मजबूत किए हुए थे, अब चीन भी अपने मजबूत कूटनीति से यहां अपनी जमीन तैयार कर रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि बीजिंग एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी चीनी ईरानी संयुक्त त्रिपक्षीय समिति की दूसरी बैठक मंगलवार को रियाद में हुई है। ये बैठक सऊदी के उप विदेश मंत्री वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरेजी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें चीन के उप विदेश मंत्री डेंग ली और ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची भी मौजूद थे। सऊदी और ईरान के अधिकारियों ने बीजिंग एग्रीमेंट को पूरी तरह अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का संकल्प लिया है। इस बैठक में संप्रभुता, स्वतंत्रता और सुरक्षा का सम्मान करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने चीन की पहल की सराहना की और बीजिंग समझौते में इसके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। बैठक में वाणिज्य दूतावास सेवाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिससे 87,000 से ज्यादा ईरानी तीर्थयात्री हज करने आए हैं और 52,000 से ज्यादा ईरानी नागरिकों ने 2024 में उम्रह किया। इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान ने टैक्स फ्री व्यापार की ओर कदम बढ़ाने की बात की, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की उम्मीद जताई। यानी कल तक जो देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, वो आज टैक्स फ्री व्यापार की बात कर रहे हैं, जो दुश्मन देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले हैं। अधिकारियों ने सऊदी ईरानी संयुक्त मीडिया समिति की पहली बैठक और दोनों देशों के शोध संस्थानों के बीच हुए समझौते का भी स्वागत किया। बैठक के दौरान तीनों देशों ने फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहे इजरायली हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे तुरंत रुकवाने की अपील की गई। इसके अलावा इजरायली सेना के लेबनान में घुसने और ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। दरअसल मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों ने 2016 में खत्म हुए अपने राजनयिक रिश्तों को बहाल किया था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने आपसी कारोबार, साझेदारी और सहयोग आदि पर काम करने पर सकारात्मक सोच दिखाई थी। अब दोनों देश फिर से इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से लागू करने के लिए रियाद में मिले थे। वहीं दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह तनाव पूरे क्षेत्र और दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर ले जा सकता है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होकर लौटते समय एर्दोगान ने मीडिया से बात की। उन्होंने अमेरिका के उस कदम की आलोचना की जिसमें वाशिंगटन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इन मिसाइलों से यूक्रेन अब रूस के अंदर हमला कर सकता है। एर्दोगान ने इस फैसले को बहुत बड़ी गलती बताया। एर्दोगान ने कहा, इस तरह के कदम पूरे क्षेत्र और दुनिया को एक बड़े युद्ध के कगार पर ला सकते हैं। ये सोच कि मैं और मेरे बाद चाहे जो हो सही नहीं है। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह फैसला न सिर्फ युद्ध को और भड़का सकता है, बल्कि रूस को और ज्यादा कड़ा कदम उठाने पर मजबूर करेगा। इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इन मिसाइलों से यूक्रेन
अब रूस के अंदरूनी इलाकों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि वाशिंगटन ने इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की है और इसकी सटीक शर्तें अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि रूस ने कहा है कि अमेरिका की इजाजत के बाद यूक्रेन पहली बार 6 ATACMS मिसाइलों से रूस पर हमला बोला है। इस कदम के जवाब में रूस ने सख्त प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक नया आदेश जारी किया जिसमें रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी परमाणु ताकत वाले देश के समर्थन से रूस पर पारंपरिक मिसाइल हमला होता है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान ने सभी देशों को सतर्क रहने और युद्ध में किसी भी प्रकार की गलती से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कदम जिससे तनाव बढ़े पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु चेतावनी भी बेअसर नजर आ रही है। यूक्रेन ने मंगलवार को जहां रूस पर अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमला किया था तो वहीं बुधवार को कीव ने रूस के खिलाफ ब्रिटिश निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागे हैं। ब्लूमबर्ग और कई यूके मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने पहली बार रूसी टारगेट पर हमला करने के लिए यूके निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने अपने संबोधन में इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष और लेबनान की राजधानी पर हमले के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, जब राजधानी इजरायली दुश्मन के हमले का सामना करती है तो जवाब तेल अवीव के केंद्र में देना होगा। शेख कासिम ने जोर देकर कहा कि इजराइल अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने में नाकाम रहा है, जो हिजबुल्लाह की जीत का सबूत है। उन्होंने कहा, जब दुश्मन अपने लक्ष्य पूरे करने में असफल होता है तो इसका मतलब है कि हमने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई के नतीजे मैदान में ही तय होते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, जब राजधानी बेरूत पर हमला होगा तो जवाब तेल अवीव के दिल में दिया जाएगा। लेबनान के न्यूज चैनल अल मयादीन के मुताबिक उन्होंने पूर्व महासचिव शहीद सैयद हसन नसरल्लाह द्वारा स्थापित बेरूत के बदले तेल अवीव की नीति को दोहराते हुए कहा, हम राजधानी को दुश्मन के हमलों के अधीन नहीं छोड़ सकते। शेख कासिम ने कहा कि दक्षिणी लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के ऑपरेशन इजरायली कब्जे के खिलाफ जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिरोध सेना दुश्मन के हमले को रोकने की बजाय वहां प्रतिरोध करती है जहां वो आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा, जमीन हमारी है, लड़ाके हमारे हैं और दुश्मन को हर उस जगह पर कीमत चुकानी होगी जहां उसे फंसाया गया है। शेख कासिम ने स्पष्ट किया कि हिजबुल्लाह एक साथ जंग और बातचीत दोनों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हम बातचीत के नतीजों का इंतजार करते हुए जंग को नहीं रोकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल सैन्य दबाव डालकर बातचीत में अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। शेख कासिम ने गाजा के लिए हिजबुल्लाह के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा, हम गाजा का समर्थन करने वाले गिने चुने लोगों में से हैं। इराक, यमन और ईरान के साथ हम इस संघर्ष में खड़े हैं। शेख कासिम ने हिजबुल्लाह के शहीदों, विशेष रूप से मोहम्मद अफीफ अल नबुल्सी को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें इजरायली हवाई हमले में मार दिया गया था, जो हिजबुल्लाह मीडिया का प्रमुख थे। उन्होंने आंतरिक राजनीति और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कहा, हम राष्ट्रपति के चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाएंगे और देश की भलाई के लिए काम करेंगे। शेख कासिम ने लेबनान के लोगों, सेना और प्रतिरोध के बीच एकता की जरूरत पर जोर दिया। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।